नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेयर एक्स में। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कवर, वो है आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी में पूछा जा रहा है, राजस्थान में पूछा जा रहा है, राजस्थान एपीओ में भी पूछा जाएगा, कई जगह आर्म्स एक्ट पूछा जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और आप में से जो लोग प्रैक्टिस से जुड़े होंगे, तो ये ऐसे वाले एक्ट हैं कि जो आपके सामने रहे होंगे, क्योंकि आर्म्स एक्ट का सबसे फेमस सेक्शन आप लोगों ने सुना होगा, 3/25 लग गया किसी पे, उसमें एफआईआर दर्ज हो गई, किसी के पास इल्लीगल एम्यूनेशन मिल गया, फायरिंग हो गई, 27 लग गया। तो ये वाले जो बेसिक सी चीज़ें हैं, ये हम लोग प्रैक्टिस में भी अक्सर सुनते रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आर्म्स एक्ट हमारे जीवन में एकदम मतलब सेपरेट था, जैसे काऊ स्लॉटर एक्ट है या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज वाला एक्ट हम लोगों ने पढ़ा। तो ये सारे एक्ट वैसे भी हम लोगों ने जीवन में कभी देखे नहीं थे। तो अब बेसिकली जितने भी ऐसे वाले एक्ट थे जो कभी जीवन में जिनसे आमना-सामना नहीं हुआ, वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिए। जैसे यूपी गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, सुना होगा लेकिन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, पढ़ा कभी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। अब लास्ट वाला पार्ट है, आर्म्स एक्ट बचा है, इसके अलावा हमारा पॉक्सो बचा है, डीवी बचा है, 2-3 एक्ट और बचे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बचा है। छोटे-छोटे से एक्ट हैं, वो भी जल्दी ही कवर हो जाएँगे 3-4 दिन में। तो ये जो 16 वीडियोज़ की सीरीज़ थी, इसी के साथ खत्म हो जाएगी। तो चलिए, इसको अगर आपको इनमें से किसी का भी नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोगों को मालूम ही है कहाँ संपर्क करना है। ये रहा नंबर जिस पे आपको संपर्क करना है। उसके बाद अगर मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, उसको जॉइन करना है अगर, अभी उसकी वैल्यू 99 रुपीज़ है, आगे का पता नहीं। और ये वही बैच है जो लोगों ने इवेंट फ्री में भी जॉइन किया था, अब 99 है, आगे क्या होता है भगवान जाने। वैसे इसका सिर्फ़ इतना यूटिलाइज़ेशन है, जैसे कि आपने कोई आंसर लिखा, आपको डेली बेसिस पे आंसर दिए जा क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप उसको चेक करवाने के लिए लिखेंगे, भेजेंगे, उसका इवैल्यूएशन होगा, इवैल्यूएशन करके आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आप सुधार सकते हैं, क्योंकि नॉलेज इस टाइम सबको है। जिसने इस टाइम आंसर स्ट्रक्चर वाइज़ फ्रेम करना सीख लिया, जिसने ये चीज़ें सुधारी, वो सिलेक्शन पा लेगा। तो कहीं से भी करिए, कैसे भी करिए, लेकिन आंसर राइटिंग रोज़ कीजिए। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए आप क्वेश्चंस डेली बेसिस पे भेजे जा रहे हैं, जैसे माइनर एक्ट्स के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आज एक जीएस का भी मॉक टेस्ट इसी ग्रुप में भेजा गया। तो जो बच्चे चेक का पेपर करके भेज रहे हैं, क कॉपी चेक हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर कोई भी चाह रहा है ये ग्रुप जॉइन करना, तो वो कर सकता है, मैसेज कर सकता है। अभी इसकी वैल्यू 99 रुपीज़ की है। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। लेक्चर क्या है? आर्म्स एक्ट। आर्म्स मतलब आर्म्स क्या होते हैं, प्रोहिबिटेड आर्म्स क्या होते हैं, एम्यूनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस एक्ट में पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट वाला जो पार्ट है वो सेक्शन हमारा 3 है, सेक्शन 25 है, सेक्शन 27 है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस एक्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हम लोग को पढ़नी ही पढ़नी है, मिस आउट नहीं करनी है। सेक्शन 7 हो गया, सेक्शन 5 हो गया, केवल आर्म्स रखने के लिए लाइसेंस नहीं है, मैन्युफैक्चर करना है, किसी के पास कोई गन है, वो कह रहा है कि इसको काट के थोड़ा छोटा कर दें, ये भी आप नहीं कर सकते। कई सारे प्रोविज़न्स हैं जो आप लोगों ने कभी सुने नहीं होंगे, आपने सोचा नहीं होगा, अच्छा इस पे भी इस तरीके से भी आर्म्स एक्ट एक्टिवेट हो जाता है। तो ये वाले प्रोविज़न्स आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज़ लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी। सपोज़ एक लड़का है, उसका नाम है अर्जुन। ये एक क्या है, बिज़नेसमैन है और बिज़नेस रन करता है। इसके पास अपना एक अ रिवॉल्वर का लाइसेंस है। क्या हो रहा है भाई? हाँ, रिवॉल्वर का इसके पास अपना एक लाइसेंस है। इसका एक छोटा भाई है, इसके फादर हैं जो कि एडवोकेट है। अब ये पूरी कहानी का हमारा बैकअप है। अब एक दिन क्या होता है कि अ, अर्जुन जो होता है, वो बढ़िया अपना टहल रहा होता है, तभी इसका भाई आता है, कहता है भाई ज़रा अपनी गन देना, मैं इसको उठाऊँगा और क्या करूँगा, एक रील बनाऊँगा। वहीं पे इनके फादर खड़े होते हैं, वो कहते हैं सुनो ज़रा इधर आओ। कहते हैं तुमने आर्म्स एक्ट सुना है? जिसका पहली बात तो रील तो छोड़ ही दो, जिसका लाइसेंस नहीं है, वो आर्म्स कैरी नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लाइसेंस बनवाया, आपने रिवॉल्वर खरीद ली, अब आपकी उसकी ओनरशिप हो गई, आप इसे किसी को भी जाके दे दो क्योंकि ये चीज़ तो मेरी है। अब जैसे आपने दुकान पे जाके कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खरीद ली,
कोल्ड ड्रिंक तो आपकी हो गई, अब आपने किसी को भी दे दी, तो ज़िम्मेदारी किसकी हुई? जब मेरी है मैंने किसी को भी देनी है दे दी, लेकिन आर्म्स के साथ ऐसा नहीं होता है, डिफरेंस है भाई। तो आर्म्स के लिए रेफरेंस में हम लोग क्या बात करते हैं, आर्म्स के रेफरेंस में हम लोग ये बात करते हैं कि ये सिर्फ लाइसेंस नहीं होता है, ठीक है? ये रेगुलेशन है, मतलब कि आप हवाबाजी में आपने अपने लिए खरीदा, आप किसी और को दे दो तो सिर्फ लाइसेंस रखने से कुछ नहीं होगा। आपकी उसके ऊपर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेशंस हैं। ठीक है? तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ। अब इनके फ़ादर ने इनको अर्जुन और उसके भाई को बताया कि बेटा सेक्शन नंबर 3 में लाइसेंस जिसके पास है केवल आर्म वही रखेगा, अदरवाइज़ उसको हो जाएगी सज़ा और सज़ा कहाँ होगी? सज़ा होगी सेक्शन 25 के अंतर्गत। इसके अलावा अर्जुन के भाई ने बोला अच्छा पापा रखना तो अलाउ नहीं है तो क्या मतलब और भी किस-किस चीज़ के लिए लाइसेंस लगता है? तो उन्होंने कहा हाँ, लगता है भाई एम्यूनेशन से रिलेटेड अगर चीज़ें हैं, तो सेक्शन 5 के अंतर्गत मैन्युफैक्चर पे जो इसको सेल कर रहा है, उसके ऊपर एक जैसे लाइसेंस है, ट्रांसफ़र किसी को करना है मतलब अर्जुन अगर अपनी गन चाहें अपने छोटे भाई को ट्रांसफ़र करना, तो उसके लिए इन सब के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब कि अगर आप गन का बिज़नेस कर रहे हैं प्योरली। अगर इंडिविजुअली पर्सन टू पर्सन जैसे अर्जुन का उसको भाई को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है? तो ये कोई बिज़नेस तो है नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा उसको भी डायरेक्ट नहीं दे सकता ये लो मेरी गन तुम ले लो। कहाँ जाएगा? डीएम के पास जाएगा और 45 दिन का समय लगेगा, एप्लीकेशन दी जाएगी कि इस वजह से मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जिसको दे रहा हूँ उसके पास लाइसेंस है एंड ही इज़ ऑल्सो कॉम्पिटेंट, ठीक है? तो अगर आप सेक्शन 5 की कंडीशंस भी फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो भी क्या होगा? आपके खिलाफ सज़ा हो जाएगी। सेम सेक्शन कौन-सा रन करेगा? सेक्शन 25 के अंदर। मतलब कोई बिज़नेस डीलिंग कर रहा हो और इल्लीगल तरीके से कर रहा हो, बिना लाइसेंस के कर रहा हो, तो फिर आपको नाप दिया जाएगा। इसके अलावा उस लड़के ने पूछा, "अच्छा पापा ये तो रिवॉल्वर है, मेरा मन था कि मैं ज़रा AK-47 लेके टहलूँ।" पापा ने इसे पकड़ा, मारा एक मुक्का, कहा वो है प्रोहिबिटेड आर्म्स और वो तो कतइये नहीं रख सकते हो। वो कहाँ बैन है? वो बैन है सेक्शन 7 में। 7 बार गुद्दे मारे खींच-खींच के, 7 बार में वो समझ गया कि सेक्शन 7 में प्रोहिबिटेड आर्म्स दिया हुआ है और वो तो स्ट्रिक्टली बैन्ड है, उसको कोई भी ऐसे रख नहीं सकता, उसकी ना कि नॉर्मल डीलिंग भी आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये सारा ज्ञान-व्यान लेने के बाद अर्जुन तैयार हो रहा था, तैयार होके ये भाई साहब निकल गए कहाँ? इनके दोस्त की थी शादी। ये पहुँचे बढ़िया एकदम शादी में राजा बाबू बन के, तो इनके दोस्तों ने बोला, "अरे यार भाई आ गया अपना, चलो एक ज़रा फायर मार देते हैं। बढ़िया भाई के पास असला लगा हुआ है, बढ़िया एक हवाई फायर मारते हैं, मज़ा आ जाएगी, भौकाल बन जाएगा, माहौल टाइट हो जाएगा।" तब तक उसने अपनी गन निकाली, वो शूट करने ही जा रहा था, तब तक उसके कान में उसके पापा की आवाज़ आई, "ठहरो।" सुबह जो डिस्कशन हुआ था वो उसको याद आया। उसको जैसे ही याद आया, उसको याद आया और उसने वो रिवॉल्वर निकाल के अंदर रखी और उसने अपने दोस्तों से बोला, "बेटा देखो, हवा में फायर करना इल्लीगल है, माहौल नहीं बनता है इससे। इससे मेरा माहौल बन जाएगा जेल के अंदर का। तो लाइसेंस है, परमिशन है मेरे पास असला रखने की, लेकिन फ्रीडम नहीं है, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस के अंदर यूज़ करना है।" उसने बताया कि सेक्शन नंबर 25 के सबसेक्शन 9 के अंदर ये क्या है ऑफेंस है। मतलब कि सेलिब्रेटरी अगर हम सेलिब्रेशन में फायर मारते हैं, हवाई शूट करते हैं तो ये सब क्या है? ये सब कुछ जो है वो इल्लीगल है और कितने साल की सज़ा? 2 इयर्स तक का पनिशमेंट हो सकता है। इसके अलावा 1 लाख रुपए फाइन भी हो सकता है। तो ये सारा जो समीकरण था, ये अर्जुन ने अपने दोस्तों को बताया, वो बता के भैया चला आया। उसके बाद ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि वेपन है, उसका प्रोटेक्शन आप करेंगे, इल्लीगली उसको यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको मालूम है किसी के पास इल्लीगल वेपन है, तो आप वो उसको उठा के पुलिस को बताएँगे। इस एक्ट में कई सारा अमेंडमेंट भी एक मेजर अमेंडमेंट हुआ है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी इस एक्ट की एक छोटी-सी स्टोरी है, जो हम लोगों ने अभी 10 मिनट में कवर करी है, प्रॉपर 10 मिनट भी नहीं हुए हैं।
अब हम लोग लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, प्रोहिबिशन, पावर्स क्या है, ऑफेंसेस क्या-क्या हैं, केस लॉज़ और पूरा प्रैक्टिकल एनालिसिस जिस तरीके से हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं। इस पूरे फ्रेम में हमारा पूरा एक एक्ट का जिस्ट आ गया। हिस्टोरिकल शिफ्ट देखो, सबसे पहले तो 1878 में कॉलोनियल कंट्रोल बनाया गया था, जो क्रांतिकारी थे और अंग्रेज़ों ने ये सब बनाया था ताकि क्रांतिकारी लोग अपने पास एम्युनिशन ना रखें। इन सब चीज़ों को हटा-हटू के हम लोगों ने पूरा डेमोक्रेटिकली आज़ादी के बाद 1959 में इस एक्ट का गठन किया, जिसको कि हम लोगों ने बोला आर्म्स एक्ट 1959। इसके अंदर पूरा हम लोगों ने अच्छे से जो एम्युनिशन रखना है, एक आदमी कितने रख सकता है, कितने नहीं रख सकता है, क्या है, सारा पूरा प्रोटोकॉल बनाया है कि सबको अलाउ है, अलाउ कौन करेगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या होगी, अगर किसी का लाइसेंस रिजेक्ट हो गया, तो फिर वो अपील पे जा सकता है, अगर लाइसेंस रिजेक्ट हो रहा है तो रिटर्न में दिया जाएगा, किन-किन को लाइसेंस रखने की पावर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई। इसके अलावा रेगुलेशंस हमारे पास हैं, पनिशमेंट हमारे पास हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर भी है, सर्च भी किया जा सकता है, सीज़ भी किया जा सकता है, डिपॉज़िट भी करवाया जा सकता है। अगर डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे पावर ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है। तो ये एक्ट रेगुलेटरी भी है, पीनल भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर हम लोग देखते हैं, एंट्री 5 लिस्ट 1 में आर्म्स एंड एम्यूनिशन की बात करी गई है। 1906 के अंदर ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए बोला गया है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, इसलिए ये एक्ट सही है। आर्टिकल 21 लाइफ की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 21 ये नहीं कहता है कि आपका फंडामेंटल राइट है। आपका फंडामेंटल राइट क्या है? एम्यूनेशन रखना, असला रखना, आर्म्स रखना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। बट एक केस आया था बीच में अराउंड 1993, उसका नाम था गणेश चंद्र। गणेश चंद्र के केस में कह दिया था कि आर्म्स रखना आपका फंडामेंटल राइट है। मतलब कि उनकी भाई साहब की क्या हुआ था, इनकी जो एप्लीकेशन थी वो 3 महीने तक कोर्ट में अटकी रही। क्या नाम है केस का? अभी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे इस केस को। गणेश चंद्र भट्ट वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा, 1993 का केस है। इस केस में ये हुआ था कि इनकी एप्लीकेशन थी, 3 महीने तक लगी नहीं, इन्होंने भैया केस कर दिया, केस कर दिया। अब केस पहुँचते-पहुँचते इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि इधर सुनो, 3 महीने तक तुमने बेचारे की एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करी और ये इसका फंडामेंटल राइट है, और अगर 3 महीने तक आपने कोई भी रीज़न नहीं दिया, रिजेक्ट नहीं किया, पास नहीं किया, तो माना जाएगा कि आपने इम्प्लाइड जो है हामी भर दी है और लाइसेंस जो है वो अप्रूव कर दिया जाएगा। तो इसको बाद में ओवर रूल कर दिया गया था। चंद्रकांत शाह का केस आया था और सुप्रीम कोर्ट का वो केस था 2009 में। फिर बोला गया था कि ये जो बवाल है, आर्म्स रखना इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो गणेश चंद्र भट्ट के केस में कहा था, हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि ये फंडामेंटल राइट के परव्यू में आता है। तो ये सारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है इस एक्ट से जो मिलता है। अब इस एक्ट में एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट आया 2019 का, उसमें और बाद में क्या-क्या चेंजेज़ आए। जैसे पहले कितने असलहे रख सकते थे लोग? 3 रख सकते थे। अब कितने रख सकते हैं? 2 ही रख सकते हैं। इसमें लिमिट है, जैसे ये किस पे अप्लाई नहीं होता है, ये जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिखाते हैं शूटिंग वाले, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो .22 बोर राइफ़ल्स जो हैं, उसके अलावा एयर राइफ़ल्स जो हैं वो रख सकते हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं है, वो एक्सेप्शंस में आता है। लाइसेंस का ड्यूरेशन पहले क्या था? 3 साल का था, अब हर 5 साल तक के लिए वैलिड है। 5 साल के बाद आपको इसको चेक कराना पड़ेगा। सेलिब्रेटरी वही जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सेलिब्रेशंस में आपको एफआईआर कर रहे हैं वो एक्सप्रेस नहीं था, बट सेक्शन 25(9) में अभी हम लोगों ने देखा अप टू 2 ईयर्स तक का पनिशमेंट और 1 लाख तक का फाइन आपको हो सकता है। इलिसिट ट्रैफिकिंग, वहाँ पे कुछ अलग से नहीं था, यहाँ पे सेक्शन 25 के सबसेक्शन 6 से लेके 8 तक में बताया गया है कि इस टाइप से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होंगे उसमें आपको नाप दिया जाएगा, 10 साल तक के लिए आपकी सज़ा हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस, वहाँ पे फिज़िकली सब कुछ था, यहाँ पे 21 ई ए इंसर्ट किया गया और अब आप मैनुअली नहीं
इलेक्ट्रॉनिकली भी अपना लाइसेंस बनवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। आइए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो देखते हैं, वो क्या है? एक्विजिशन, एम्यूनेशन, आर्म्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये डेफिनेशन क्लॉज है। जब हमको डेफिनेशन समझ में आएंगी तभी तो हमको एक्ट समझ में आएगा। पहले तो अभी तो बहुत सारे लोगों को आर्म्स और एम्यूनेशन में डिफरेंस नहीं मालूम है, तो दो फायर आर्म सारी चीज़ें एक ही जैसे लगती हैं, तो कई सारे डिफरेंस होते हैं, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्विजिशन मतलब हायर करना, बोरो करना, एक्सेप्टिंग एज गिफ्ट। आपने किसी भी तरीके से रखा हुआ है तो वो उस पे आपकी पोजीशन है। सपोज आपका भाई है, वो आपको लाके गन गिफ्ट कर देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसको आप एक्वायर कर रहे हैं, आपने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया, उसको प्रॉपरली आप एक्वायर करते हैं। गिफ्ट में मिली बंदूक भी एक्विजिशन के अंदर आएगी। आपने चाहे उसको खरीदा हो, चाहे उधार पे लिया हो, वो आपके पास है, चाहे बोरो किया हो, चाहे किसी भी तरीके से। एक्विजिशन का जो यहाँ पे क्राइटेरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, पूछा जाएगा नहीं। एम्यूनेशन क्या होता है? एम्यूनेशन 2B के अंदर दिया गया है, इसमें बताया गया है केवल गन्स नहीं, कार्ट्रिजेस, रॉकेट, बम, ग्रेनेड, फ्यूजेस। फ्यूज याद है आपको? वो एक राजकुमार की मूवी थी, वो फ्यूज बल्ब ही फ्यूज ही निकाल देता है, वो मिसाइल दाग रहे होते हैं, तो वो जो फ्यूज कंडक्टर है वो भी एम्यूनेशन है। कोई भी ऐसा पार्ट या मशीनरी, वो सब एमिनेशन में आती है, जिसकी वजह से गन को आप फायर कर सकते हैं, रॉकेट लॉन्च करा सकते हैं, ग्रेनेड फेंक सकते हैं। तो कोई भी क्राइटेरिया है वो सब कुछ आता है किसके अंदर? एम्यूनेशन के अंदर। कौन सा में है? 2(1)(b) में। आर्म्स का मतलब क्या है? वेपन, वेपन फॉर ऑफेंस डिफेंस इंक्लूडेड फायर आर्म, डेडली वेपन्स और उनके पार्ट। मतलब कि आर्म्स के अंदर क्या क्या आएगा? कोई भी आर्टिकल जो कि डिज़ाइन हुआ है एज अ वेपन, आप चाहे डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे एग्रीकल्चर यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, किसी भी तरीके के लिए यूज़ कर रहे हो, वो आता है किसके अंदर? एम्यूनेशन के अंदर। वो सॉरी, वो आता है आर्म्स के अंदर। इसका एक्सेप्शन भी आर्म्स का यहीं पे दिया हुआ है, जो कि हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो डोमेस्टिक या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, तो वो आर्म्स में नहीं आएगी। वो कौन सी चीज़ें होती हैं? वो चीज़ें जैसे कोई लाठी हो गई, कोई चाकू हो गया, टॉय गन हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो डोमेस्टिक हैं, एग्रीकल्चर पर्पस में यूज़ हो रही हैं, ये नहीं होती हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा एयर गन्स आती हैं। अगर एयर गन का कोई यूज़ कर रहा है और उससे किसी को हार्म पहुँचा रहा है, तो वो आर्म्स के अंदर उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो 2(1)(c) हमारा क्या बात करता है? 2(1)(c) हमारा बात करता है वेपन हो, चाहे वो ऑफेंस के लिए, चाहे वो डिफेंस के लिए, उसके अंदर क्या-क्या आएगा? फायर आर्म्स भी आएँगे, डेडली वेपन्स भी आएँगे और उनकी मशीनरी और उनके पार्ट भी आएँगे। फायर आर्म्स क्या होता है? अब हम लोग ये देख लेते हैं। weapons discharging projectile by explosive other energy included silencers। मतलब कि ऐसे वेपन्स जो कि डिस्चार्ज करते हैं प्रोजेक्टाइल, मतलब आपने यहाँ से गन दबाई, उससे एक प्रोजेक्टाइल मोशन बना और सामने रह के गोली सामने वाले को लग गई, तो ये हुआ आपका फायर आर्म। फायर आर्म बेसिकली क्या है? वेपन्स adapted to discharge projectiles via explosive और अदर एनर्जी इंक्लूडिंग आर्टिलरी, हैंड ग्रेनेड्स, पिस्टल्स एंड साइलेंसर्स। साइलेंसर्स भी हमारे क्या हैं? साइलेंसर्स भी हमारे हैं फायर आर्म्स। तो ये सारी चीज़ें ऊपर आर्म्स में आएंगी, इंक्लूड है। प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन, जो ज़्यादा डेंजरस कैटेगरी के हैं, जिनको हमने कम्प्लीटली प्रोहिबिट कर रखा है, वो हैं नॉक्शियस गैस, लिक्विड एम्यूनेशन, बम्स, ग्रेनेड, रॉकेट्स, मिसाइल एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो ज़्यादा प्रोहिबिटेड कैटेगरीज की हैं, वो हैं कौन सी? प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन 2(1)(h) में बताया गया है। इसके अलावा ये किसी किसी बैरक में 2(1)(j) लिखा हुआ था। हाँ, वो सॉरी, किसी किसी नोट्स में, तो उसको आप ध्यान में दीजिए। 2(1)(h) की ही ये कहानी है। प्रोहिबिटेड आर्म्स 2(1)(i) ऑटोमेटिक नॉशियस गैस, लिक्विड, एंटी एयरक्राफ्ट, टैंक्स एंड वेपन्स, वो थे प्रोहिबिटेड एम्यूनेशंस, के हैं प्रोहिबिटेड
आर्म्स 21I के अंदर दिए हुए हैं और 7 सेक्शन 7 के अंदर इनको एब्सोल्युटली बैन कर रखा है। आई होप समझ में आ गया। तो अगर आपके पास AK-47 है तो आप कौन से कैटेगरी में आए? प्रोहिबिटेड आर्म्स की कैटेगरी में आए। AK-56 है तो कौन सी कैटेगरी में आए? आपने प्रोहिबिटेड आर्म्स रखे हैं। बुलेट्स हैं आपके पास कोई ऐसे गैस है जिसको आप लीक कर सकते हैं, तो ये केस में आया, प्रोहिबिटेड एम्यूनिशंस में आया। बाकी सारी चीज़ें आर्म्स के अंदर तो है ही हैं। आप इन सब में डिफरेंस देखिए क्या होता है, क्योंकि थोड़ा सा डाउट लोगों को हो जाता है। तो आर्म्स क्या है? जनरल कैटेगरी है, जैसे सॉल्ड हो गया, डैगर हो गया, रिवॉल्वर, पिस्तौल, राइफल, लाइसेंस ओनली वेयर सेक्शन 4 नोटिफिकेशन अप्लाइज, फायर आर्म्स सेपरेटली गवर्न बाय सेक्शन 3। तो आर्म्स क्या है? एक जनरल कैटेगरी है। जो जनरल कैटेगरी है, अब ये समझिए, हर फायर आर्म जो है वो आर्म होता है, लेकिन हर आर्म जो है वो फायर आर्म नहीं होगा। मतलब ये ज़्यादा रिफाइंड है, इसमें ये जो है वो ये तो है ही है। अब देखिए, पिस्टल्स यहाँ भी हैं, पिस्टल्स यहाँ भी हैं, लेकिन स्वॉर्ड है या फायर आर्म्स में है? नहीं। तो हर फायर आर्म वॉज आर्म वंस, बट हर आर्म फायर आर्म बने ये ज़रूरी नहीं है। तो ये जनरल कैटेगरी है, वाइडर कैटेगरी है, इसमें ज़्यादा स्कोप है। अब हमको ये समझ में आ गया फायर आर्म्स क्या होते हैं। साइलेंसर भी फायर आर्म्स होता है, और कितने रख सकते हैं आप? जनरली 2 फायर आर्म्स। प्रोहिबिटेड आर्म्स क्या होते हैं? जो ज़्यादा डेंजरस कैटेगरी के हैं, ऑटोमेटिक वाला बंदूक बंदूक थोड़ा ठीक है, एक राउंड मारा फिर गोलियाँ ही गोलियाँ हो गई, इलाके में बम बम मार दिया, तो ये वाले हैं जो क्या हैं? प्रोहिबिटेड आर्म्स है। इसको अगर आपको रखना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही इसका पूरा ऑथराइजेशन है। आप रख क्या, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। अब क्या चीज़ आपको याद रखनी है? इट इज़ डिज़ाइंड एडॉप्टेड एज अ वेपन। अगर हाँ, तो वो क्या है? आर्म है। इस प्रोजेक्टाइल डिस्चार्ज बाय एक्सप्लोजिव या फिर एनर्जी, यस, तो फिर वो क्या है? फायर आर्म है। इज इट ऑटोमेटिक, नॉक्शियस, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी क्राफ्ट, तो वो क्या है? प्रोहिबिटेड आर्म। इतना आपको ध्यान रखना है। क्या क्या आर्म्स नहीं होते हैं? लाठी, वॉकिंग स्टिक, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, टॉयज, बट ओनली वेयर इनकेपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू सर्विसेबल वेपन। मतलब कि आप एयर गन है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो गन में, अगर आपको थोड़ा हिसाब किताब जानने वाले हैं तो। अगर ऐसा है कि आपका जो टॉय है या इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप वेपन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो फिर वो आर्म्स में आएगा। अदर देन दैट वो आर्म्स में नहीं आएगा। इसके अलावा एक सेकंड रुकिए। फायर आर्म्स पोजेशन इज अ स्टैट्यूटरी प्रिविलेज, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये भी हम लोगों ने डिस्कस भी किया। इन केस आप ये केस ज़रूर याद रखिएगा। कौन सा केस था? अब ज़रा एक बार कमेंट में बताइएगा, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आगे भी। आर्म्स एक्ट का जो सबसे अगर बोला जाए ना मेन इम्पॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, तो वो ये वाला सेक्शन है, सेक्शन 3, जो हम लोग ऑलरेडी इतनी देर से डिस्कस भी किए कि 3/25 लगता है। तो वो 3/25 में 3 होता क्या है, ये हम लोग अब यहाँ से देखेंगे। तो 3 सेक्शन नंबर 3 जो है वो क्या बताता है? देखिए, पहले तो लाइसेंसिंग की बात करता है, लाइसेंसिंग किसका कैसे कितना होना चाहिए, तो ये पूरा फ्रेमवर्क जो है ये दिया हुआ है सेक्शन 3 से लेकर 12 तक। उसमें सेक्शन 3 बात करता है कि कोई भी व्यक्ति है अगर, तो वो रख नहीं सकता, एक्वायर नहीं कर सकता, पजेस नहीं कर सकता, कोई भी कैरी नहीं कर सकता कोई भी फायर आर्म या फिर एम्यूनिशन, जब तक कि उसके पास कोई वैलिड रीज़न ना हो। अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न है, केवल आप उसी केस में कोई फायर आर्म जो है वो अपने पास रख सकते हैं। और 2019 वाला जो अमेंडमेंट हुआ था उसके साथ में ये जो पहले फायर आर्म्स रखने की जो परमिशन है, वो अब पर पर्सन आप 2 से ज़्यादा फायर आर्म्स नहीं रख सकते हैं, ये बताता है सेक्शन नंबर 3। ठीक है, इससे पहले अगर इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या कहता है? एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर आपके पास कोई, जैसे ट्रेनिंग सेंटर है, आर्म्स ट्रेनिंग सेंटर आप लोगों ने देखे होंगे, होते हैं जहाँ पे फायरिंग वायरिंग सिखाई जाती है बच्चों को। तो अगर आपके पास ऐसा कोई रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है, तो फिर आपके पास से ये लिमिट हटा दी जाएगी। वहाँ पे आप .22 बोर की
राइफ़ल जो है वो रख सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा होगी, प्लस आप एयर राइफ़ल्स भी रख सकते हैं, इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ये एक्सेप्शंस में आता है। अदर देन दैट आप इससे ज़्यादा फायर आर्म्स नहीं रख सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 4 बात ये करता है, अच्छा एक चीज़ और है, इसी यही वाले केस में जो एक केस हमारा था, गुणवंत लाल 1972 का केस था, ठीक है? उसमें यही बोला गया था कि पोज़ेशन जो है, आपके पास ये तो है नहीं कि आपके पास कोई ऑफ़ेंस वो रखा हुआ है वेपन और आपको उसकी जानकारी नहीं है। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो फिर आप लायबल नहीं होंगे, मतलब कोर्ट से आपको बाइसेप्टरी कर दिया जाएगा। ये जो डॉक्ट्रिन है, इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्शियसनेस पहली बार इसी गणवंत लाल के केस में पहली बार डिस्कस करी गई थी और ये अराउंड 1972 का केस है। मतलब कि आपके पास जो पोज़ीशन है, पोज़ीशन और कंसेंसस मैच होना चाहिए। अगर ये साबित कर दिया कि पोज़ीशन थी और लेकिन हमको पता ही नहीं था, किसी ने चुपके से डाल दिया, हमारे बैग-वैग में रख दिया या हमारे घर में कोई छुपा के चला गया। कुछ इस तरीके का अगर हमने साबित कर दिया कि हमको कॉन्शियस नहीं था, आपको नहीं पता था, तो फिर आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो भी क्वैश हो सकती है, मामला को कोर्ट वापस ले सकती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंसस सबसे पहली बार कहाँ? सेक्शन 3 के अंतर्गत गुणवंत लाल के केस के अंदर ही आई थी। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 4 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 4 बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर लाइसेंस फॉर नॉन फायर आर्म्स इन नोटिफाइड एरिया। जो नोटिफाइड एरियाज़ होते हैं आर्म्स के लाइसेंस के लिए, जैसे जो आम तौर पे जैसे तलवार हो गई, चाकू हो गया या लाठी हो गई, जो नॉर्मल यूज़ में हम लोग आर्म्स में नहीं रखते हैं। लेकिन सेक्शन नंबर 4 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस हैं, तो वो इन चीज़ों को भी किसी एक ख़ास एरिया में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए शांति बनी रहे, इन चीज़ों को भी एज़ ए अंडर आर्म में रखा जा सकता है कि ये सब जो आम हथियार पर भी लाइसेंस रखना कंपल्सरी हो जाएगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है पब्लिक पीस के लिए। सेक्शन नंबर 5 इसके बाद देखते हैं, ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेक्शन नंबर 5 भी, यहाँ भी ये लाइसेंस और मैन्युफैक्चर की बात करता है। हम लोग एक्सप्लोसिव्स एक्ट पढ़ेंगे, तो एक्सप्लोसिव एक्ट में भी सेक्शन नंबर 5 ही बात करता है मैन्युफैक्चरिंग की। तो ये दोनों एक्ट एक दूसरे से काफ़ी सिंपल हैं, मतलब सिमिलर हैं, सॉरी सिंपल तो हैं ही हैं, लेकिन सिमिलर भी काफ़ी हद तक हैं। जब आप लोग अभी एक्सप्लोसिव एक्ट का लेक्चर देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट काफ़ी सिमिलर रहता है। तो 5 में बताया गया है कि कोई अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, इन सब के लिए भी लाइसेंस चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप उसको सेल नहीं कर सकते, आप उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, गन को रिपेयर नहीं कर सकते बिना लाइसेंस के। अगर आपने बिना लाइसेंस के किया रिपेयर, तो आपके ऊपर एक ऑफेंस बनेगा, जो कि आगे जाके इसी एक्ट में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 25 के अंदर इससे रिलेटेड सारा पनिशमेंट दिया हुआ है। अब अगर देखते हैं इससे रिलेटेड, अगर कोई पर्सन है, जैसे हमारी कहानी में भी जो अर्जुन भाई साहब हैं, वो अपने ब्रदर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है? ये तो प्राइवेट सेल है ना, ये कोई कॉमर्शियल सेल तो है नहीं। तो अब इसके लिए ये क्या करेंगे, तो यही प्रोविज़ो बताता है सेक्शन 5 का कि अगर आपको प्राइवेट सेल करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे? प्राइवेट सेल करेंगे तो आप लाइसेंस लेके नहीं आएँगे सेल-वेल करने का, आप डीएम के पास जाएँगे, एप्लीकेशन लगाएँगे, 45 दिन के अंदर डीएम जो है वो उसको अप्रूव कर देगा, वेटिंग पीरियड है 45 दिन का, अप्रूव हो जाएगा, फिर आप उसको आराम से बेच सकते हैं। सेक्शन नंबर 6 क्या बताता है? सेक्शन नंबर 6 सीधी से ये बताता है कि आप गन का जो साइज़ है, जैसे क्रिमिनल्स क्या करते हैं, आपको गन यहाँ से वहाँ लेके जानी है, गन है वो बड़े साइज़ की है, आपने क्या किया, गन को तोड़ दिया, गन को मॉडिफ़ाई कर लिया, छोटा कर लिया, तो आप किसी भी गन के साथ ये काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, गन का साइज़ कम नहीं कर सकते हैं। जो खिलौने वाली गन होती हैं, टॉय गन्स होती हैं, उनको आप एज़ अ रियल वेपन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने कई बार मूवी-वूवीज़ में देखा होगा कि कि छोटे-छोटे पार्ट्स रखे होते हैं, इधर से उधर ट्रैवल कर लिया, फिर आप कहीं पे पहुँचे, सिक्योरिटी बायपास कर ली, फिर आपने आखिरी में जाके उन सबको असेंबल करके एक गन बना दी।
ठीक है? तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आप गन को तोड़ नहीं सकते, छोटा नहीं कर सकते, किसी टॉय गन को गन नहीं बना सकते हैं, ठीक है? जब तक बिना स्पेशल लाइसेंस के आप किसी भी गन की आपके पास जो गन का बैरल होता है, आगे का जो उसका पार्ट होता है, उसको आप काट नहीं सकते हैं, उसको छोटा नहीं कर सकते हैं। ये सब कोई भी जो खिलौने वाली गन है, उसको आप इमिटेट नहीं कर सकते हैं कि ये एक फायर आर्म ही है। अगर आप ऐसे छेड़छाड़ करते हैं तो और आपके खिलाफ स्ट्रिक्टली ऑफेंस में मतलब सेक्शन 25 के अंदर आपको बढ़िया एफआईआर लिख दी जाएगी, आपके खिलाफ बढ़िया सा केस रजिस्टर हो जाएगा, फिर कोर्ट खेलिएगा। सेक्शन 7 क्या बात करता है? सेक्शन 7 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताता है ऑब्सोल्यूट बैन ऑन प्रोहिबिटेड आर्म्स एम्यूनेशन एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइजेशन। मतलब कि अब समझो कल को आपका मन हो गया कि आपको एक AK-47 रखनी है, जैसे संजय दत्त का केस था, संजय दत्त केस में उनके पास क्या मिला था? AK-56, ठीक है? तो AK-56 का उनके पास बुलेट मिली थी। तो अब ये प्रोहिबिटेड आर्म है, इसलिए और ज़्यादा सीरियस केस हो गया था। तो अगर आपके पास कोई भी प्रोहिबिटेड आर्म मिलता है तो वो ऑफेंस हो जाएगा, क्योंकि ये सारे आर्म्स को रखना ऑब्सोल्यूट बैन है सेक्शन 7 के अंतर्गत। मतलब कि आप AK-47 ऑटोमेटिक गन हो गई, ये सब प्रोहिबिटेड एम्यूनिशंस आप ना रख सकते हैं, ना आप बना सकते हैं, ना आप बेच सकते हैं। इस पे एब्सोल्यूट बैन है। इनका अगर आपको लाइसेंस लेना है तो वो आप सीधे-सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाइए, बस केवल वही इनका लाइसेंस देगी। सेक्शन नंबर 8 क्या बात करता है? गन्स के ऊपर एक हॉलमार्क होता है, किस कंपनी से बनी है, उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, तो ये सारी चीज़ें गन के ऊपर होती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। सेक्शन नंबर 8 से बताता है रिमूविंग, अल्टरिंग और फॉर्जिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क इज़ प्रोहिबिटेड। प्रिजम्पशन, अगर आपके पास पाई गई है ऐसी गन और उसके अंदर ऐसी छेड़छाड़ है, तो मान लिया जाएगा कि आपने ही ये काम किया है। कोर्ट शैल प्रिज्यूम कर लेगी और एक्यूज जो भी है उसको साबित करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर आ जाएगा। कोर्ट अपना मान के चलेगी कि हाँ, ये शक्ल से चोर लग रहा था और इसी ने ही ये काम किया होगा, इसको देख के लग रहा है। सेक्शन 9 क्या बात करता है? सेक्शन 9 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन की, जैसे किसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो बहुत बढ़िया सी इसमें लिस्ट है, जैसे कि अगर किसी की 21 साल से कम उम्र है तो आप उसको लाइसेंस नहीं दोगे। उसके अलावा ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 9 के 1 के ए के अंतर्गत ये दिया हुआ है। पहला पार्ट जो है 9(1)(a) का फर्स्ट, वो बताता है कि 21 साल से कम है तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। 2 बताता है, 2 क्या बताता है? 2 ये बताता है कि अगर वही जो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, किसी के खिलाफ वायलेंस का या फिर मॉरल टर्पिट्यूड का कोई केस अगर चला हुआ है और वो उसमें उसको जेल हुई है, तो जैसी सज़ा उसकी पूरी होती है तो पनिशमेंट उसका सपोज़ कंप्लीट हो गया। अब पनिशमेंट आज कंप्लीट हुआ है तो अब आज से 5 इयर्स प्लस तब तक वो ये लाइसेंस नहीं रख सकता है। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सी साफ सफाई कर लीजिए, यहाँ बताते हैं। जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है? थर्ड पार्ट ये कहता है कि जिस पर सीआरपीसी का जो चैप्टर नंबर 8 है, उसके अंदर अगर बॉन्ड भरवाया है मजिस्ट्रेट ने, पीस वाला बॉन्ड, गुड बिहेवियर वाला बॉन्ड, तो भी आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो बेसिकली 3 लोगों को लाइसेंस नहीं मिलता है। तीनों लोग कौन हैं? वो 3 लोग वो हैं कि अगर एक तो वो माइनर है, मतलब अभी 21 साल का वो नहीं हुआ है। दूसरा केस ये है कि अभी उसके साथ क्या हुआ है, थोड़ा सा पेन गड़बड़ काम कर रहा है, स्लो चल रहा है। एक सेकेंड। हम्म, हाँ, तो दूसरा क्लॉज क्या है? एक पहला तो ये है कि 21 साल से कम। दूसरा क्लॉज ये है कि किसी भी केस के अंतर्गत ये नहीं देखा जाएगा कि अगर उसके खिलाफ कोई केस हुआ है जिसमें कि वायलेंस का केस था या मॉरल टर्पिट्यूड का केस था, तो जब से उसकी सज़ा ख़त्म होती है तब से देखा जाएगा आगे भविष्य में 5 साल तक वो एप्लीकेशन नहीं रख सकता। सेक्शन नंबर 10 क्या बात करता है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, बॉर्डर के आर पार अगर आपको ले जाना है वेपन, तो उसके केस में सिनेरियो क्या है? तो उसके केस में सिनेरियो ये है कि
आप देश के बाहर अगर गन ले जाना या देश के अंदर गन लाना चाहते हैं, तो उसके लिए लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका सिर्फ़ एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई बोनाफाइड फॉरेनर है, टूरिस्ट है, जो अपने साथ में रीज़नेबल क्वांटिटी में एम्यूनिशन लेके आया है, लेकिन सिर्फ़ किस पर्पज़ से? स्पोर्ट्स के पर्पज़ से। अगर वो स्पोर्ट के पर्पज़ से आया है तब ही अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज़ अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन सिर्फ़ स्पोर्ट के पर्पज़ से होना चाहिए सेक्शन 10 के अंदर, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सेक्शन 11 बात करता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर बैन क लगाने की। 10 में परमिट दी जा रही है, 11 में बैन लगाया जा रहा है। 11 क्या कह रहा है? जहाँ लाइसेंसिंग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जहाँ लाइसेंसिंग अम, सेक्शन 10 के अंदर जहाँ लाइसेंसिंग हो रही है, वहीं सेक्शन 11 में हम लोग देख रहे हैं बैन करता है। इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो नोटिफ़िकेशन निकाल सकती है और किसी स्पेशल क्लास को या कैटेगरी की गन का जो इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उसके ऊपर कंप्लीटली बैन लगा सकती है। सपोज़ कोई गन है, उसकी इल्लीगल स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इधर-उधर बॉर्डर से, तो आपने बोल दिया कि 9 एमएम की जो पिस्टल है, इसके सेल पे, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट पे पूरा बैन। तो बैन लगा दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहती है। सेक्शन नंबर 12 क्या बताता है? ट्रांसपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने की जो पावर दी जाती है, मूवमेंट इधर से उधर जाने का जो मूवमेंट होता है, उसको कंट्रोल करने की पावर सेक्शन नंबर 12 में है। मतलब कि सेक्शन 11 बात कर रहा था, 10 बात कर रहा था बाहर, देश से बाहर की। ये बात कर रहा है 12, इसको समझ में आता है कि 12 बात करता है देश के अंदर कोई गाड़ियों में रख के स्मगल कर रहा है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। इंटरनल ट्रांसपोर्ट के ऊपर इल्लीगल स्मगलिंग को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो यूज़ कर सकती है, किसी गन के ट्रांसपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट या पूरी तरह से प्रोहिबिट कर सकती है। सेक्शन 12 में पावर अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इस एक्ट में ज़्यादातर सारी पावर किसकी हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। हम लोग जब डिटेल में देखें तो हम लोग को ये समझ में आता है। अब सेक्शन 13, 14, 15 और 16 फाइन से रिलेटेड है। 17 और 18 ये देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13 ग्रांट देता है, 14 में रिफ्यूज़ल है, 15 में ड्यूरेशन है। देखें ग्रांट किस चीज़ की, देखो 15 जो हमारा 13 है वो ग्रांट किस चीज़ की दे रहा है? लाइसेंस का ग्रांट हो रहा है कि आपको चलो बधाई हो, आपके नाम पे लाइसेंस पास हो रहा है, आपके नाम पे लाइसेंस अब आ जाएगा, आपको परमिशन दे दी गई। प्रक्रिया क्या है? ये सेक्शन बताता है कि अगर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो पूरा कानूनी सिस्टम है, पुलिस रिपोर्ट लगेगी, गुड रीज़न होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले पुलिस वेरिफ़िकेशन के लिए पहले तो जाती है, आपने अप्लाई किया, ये रिपोर्ट जाएगी आपके डीएम के यहाँ। डीएम के यहाँ से सबसे पहले जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, आपके एड्रेस के आस-पास वाला एप्ले एप्ले जिसने अप्लाई किया एप्लीकेंट के नियर अबाउट वाला, वहाँ पे जाएगी एप्लीकेशन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे, वो जाके सारी चीज़ें चेक करेगा, चेक करने के बाद वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट उठा के डीएम को वापस भेज देगा। जब वो रिपोर्ट उसके पास वापस आ जाएगी, उसी के बेस पे डिसाइड होगा कि लाइसेंस बनाना है कि लाइसेंस हमको नहीं बनाना है। ठीक है, अब गुड रीज़न मतलब कि एप्लीकेंट जो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके पास लाइसेंस बनवाने के लिए कोई गुड रीज़न होना चाहिए। जैसे कि उसको सेल्फ डिफेंस के लिए लेना है, उसके यहाँ कोई बिज़नेस है, सोनारी का काम हो रहा है, वो गन ज़रूरत है, तो ऐसा कोई भी वो एक रीज़न दिखा सकते हैं। या स्पोर्ट्स में है, तो स्पोर्ट्स की वजह से उसे गन रखने की ज़रूरत है, या किसान है, तो फसलों की खेती प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरत है। तो मतलब उसके पास कोई एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, सीधी-सीधी बात है इतनी, चाहे वो उसको खुद को प्रोटेक्ट करना हो, चाहे प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना हो, ये सारे गुड रीज़न्स में आते हैं। इसके अलावा उम, सेक्शन 14 में हमारा रिफ्यूज़ल मतलब कि मैंडेटरी रिफ्यूज़ल फॉर प्रोहिबिटेड, अगर आपने किसी प्रोहिबिटेड आर्म के लिए अप्लाई किया, तो सबसे पहली बात है आपको तुरंत ही रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, मैंडेटरी रिफ्यूज़ल हो जाएगा अगर आपने सेक्शन 14 वन के अंदर किसी प्रोहिबिटेड आर्म के लिए अप्लाई किया है। इसके अलावा अगर एप्लीकेंट अनसाउंड माइंड का है या वो डिस्क्वालिफाइड कर रखा है लॉ ने, अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा ना कौन-कौन से, जैसे 19 साल का है, डिस्क्वालिफाइड है लॉ के द्वारा, या वो कोई पब्लिक पीस और सेफ्टी वाले केसेस में ऑलरेडी खतरा है सोसाइटी के लिए, तो फिर उसके नाम पे लाइसेंस अप्रूव नहीं होगा। इसके बाद अगर केवल और केवल ये ध्यान में रखिएगा, अगर किसी इंसान के पास प्रॉपर्टी नहीं है,
तो ये कह के कि अरे तुम्हारे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है और देखभाल किसकी करोगे, ऐसे करके लाइसेंस कैंसिल नहीं होता है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो भी आपको लाइसेंस मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। अगर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइसेंस देने से उसे मना कर दिया जाएगा, उसके पास सफिशिएंट ज़मीन या प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो। अब जो भी रीज़न जिसकी वज़ह से भी रिकॉर्ड जो है लाइसेंस कैंसल किया जा रहा है, वो डीएम जो है वो रिकॉर्ड करेगा रीज़न इन राइटिंग। ऐसे नहीं लिख के आप कह देंगे कि नहीं, जो आपने रीज़न बताया वो वेग सा है, आप कह रहे हैं जान का खतरा नहीं है, नहीं मुझे देख के नहीं लग रहा कि आपकी जान का खतरा है, आप तो यहाँ बढ़िया खड़े चाय पी रहे हैं। तो ये वाला रीज़न नहीं, वेगनेस नहीं होनी चाहिए, आपको सही तरीके से प्रॉपर बताना ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है, छोटे लाल पचौरी का केस यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर रखा है। तो छोटे लाल पचौरी का केस मतलब है रिफ्यूज़ल जो भी होना चाहिए वो मस्ट ऑन रियल एंड कॉग्निजेंट रीज़न होना चाहिए। कॉग्निजेंट रीज़न मतलब कि वैलिड रीज़न हो, ये नहीं कि कुछ भी है। सेक्शन 14 और 13 दोनों एक दूसरे को ओवरराइड इफ़ेक्ट देते हैं। डीएम सिर्फ़ एक वेग स्टेटमेंट जैसे कि जान का खतरा नहीं है, ये सब नहीं कर सकता। रियल एंड कॉग्निजेंट होना चाहिए, रीज़न देना ज़रूरी है और रीज़न रिटन में देना चाहिए। ये कहाँ से पता चलता है? 14(3) से इनको पता चलता है और किसके केस में हमको पता चलता है? छोटे लाल के केस के अंतर्गत ये बात साफ-साफ आई थी। अब सेक्शन नंबर 15 बताता है ड्यूरेशन, कितने साल के लिए? तो 5 साल तक के लिए जो है 2019 के बाद हुआ। पहले तो यहाँ पे कम समय हुआ करता था, 2019 से पहले 3 साल का समय था, लेकिन अब यहाँ पे कितना समय है? अब यहाँ पे पूरे 5 साल का समय आपको दिया गया है। 5 साल बाद आप अपना लाइसेंस जो है वो रिन्यू करा सकते हैं। इसके अलावा अगर लाइसेंस जो है वो आपका एक्सपायर या कैंसिल हो जाए और आपको गन रखना इलीगल हो जाए, तो फिर आप सेक्शन 21 में जाएँगे और अपना वेपन जो है वो सरेंडर करेंगे। ठीक है? ये तो पूरा हो गया हमारे सेक्शन 15 की बात। अब अगर देखते हैं सेक्शन 16 बात करता है फाइन्स की, मतलब कि जो भी फाइन-वाइन होगा लाइसेंस को लेके, तो ये बहुत छोटा-सा प्रोसीजर है, जो फॉर्म्स हैं और रूल्स वाली वो सब फाइन्स-वाइन्स कहाँ पे इम्पोज़ होते हैं, वो सेक्शन 16 में इम्पोज़ होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट एक ही सेक्शन नहीं है, आपके पिप में से बस से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर जो भी फाइन्स होंगे, इतना समझ लीजिए जो फाइन्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही डिसाइड करेगी। अगर किसी पे कोई फाइन लगना है, आपने कोई रूल नहीं माना, तो वो फाइन सरकार ने जो अमाउंट तय किया होगा, वो फाइन लग जाएगा। सेक्शन 17 क्या बताता है? कोई भी वेरिएशन है, सस्पेंशन है या रिवोकेशन है, लाइसेंस आपको बदलना है, रद्द करवाना है, तो उसके लिए आप कहाँ आएँगे? सेक्शन नंबर 17 में आएँगे। अगर उसको क्या सपोज़ किसी आपको लाइसेंस मिल गया, तो आपको क्या करना है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए हमेशा के लिए आपके नाम पे फिक्स हो गया। वो आगे जाके कैंसल भी हो सकता है। हो सकता है जैसे अर्जुन वाली कहानी में ही उसको अपने भाई के नाम पे वेपन ट्रांसफ़र करना था। अब उसको अपने पास लाइसेंस रखना ही नहीं है, तो वो अपना लाइसेंस रद्द भी करवा सकता है। तो रद्द या सस्पेंड करने के ग्राउंड क्या होते हैं? अगर लाइसेंस होल्डर अनसाउंड माइंड का हो जाता है, सपोज़ कल को अर्जुन पगला गया, अनसाउंड माइंड का हो गया या उसे लाइसेंस पाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, हो सकता है उसके ऊपर केस चल रहा हो, उसने वो सारे केस क्या किए थे? अपने केस छुपा लिए थे, तो ये भी एक ग्राउंड बन गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो अनफिट हो गया, उसने फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, तो इन सारे बेसिस पे उसका लाइसेंस जो है, वो कैंसल हो जाएगा। सपोज़ वो जब लाइसेंस लिया था, तब तो बढ़िया आदमी था, उसके बाद वो खुद ही उपद्रवी तत्व बन गया सोसाइटी के लिए, अब उससे ही पब्लिक पीस गड़बड़ हो रही है, तो उसका लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा। सेक्शन 17 के सबसेक्शन 7 में बताया गया है कोर्ट की पावर है। अगर किसी पर्सन को आर्म्स एक्ट के अंदर ही सज़ा मिल गई, कन्विक्ट कर दिया गया है, तो फिर कोर्ट सज़ा सुनाने वाली जो है, वो क्या करेगी? लाइसेंस सस्पेंड या रिवोक वो खुद ही कर देगी। 17(9) भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। 17(9) इसमें क्या बताता है? 17(9) इसमें बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पूरे देश में या किसी एक हिस्से में किसी का भी लाइसेंस जो है एक साथ कैंसल करा सकती है। सपोज़ उसने बोल दिया पूरे देश में, क्या लखनऊ में इस जगह पे स्थित इंसान जितने भी लोग रह रहे हैं, सपोज़ पूरे लखनऊ में जितने लोग रह रहे हैं उनके आर्म्स लाइसेंस कैंसल, तो सबके लाइसेंस सस्पेंड हो जाएँगे एक साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। 17(10) क्या बताता है? 17(10) बताता है सरेंडर करने की पावर। मतलब कि अगर लाइसेंस आपका रद्द हो गया, तो होल्डर अपना लाइसेंस अथॉरिटी के पास जाएगा और सरेंडर कर देगा। ऐसा ना करने पे 25(4) में उसके अंडर क्राइम है, उसको सज़ा मिल जाएगी। तो सज़ा ना मिले इसलिए ज़रूरी है कि आप 17(10) में जाके तुरंत से पहले अपना लाइसेंस सरेंडर कर दें। यहाँ तक सुनो भई, कहाँ ध्यान चला गया तुम लोगों का? इधर ही रहो, आर्म्स एक्ट पे बात हो रही है, ज़रा सी सावधानी हटी, गोली-वोली चल जाएगी।
आइए अपील तक की बात आ गई है। तो अपील करने का अधिकार किसका है? जिसका ऑब्वियस सी बात है, आपका ही लाइसेंस रिफ्यूज़ हुआ है, सस्पेंड हुआ है, कोई वेरिएशन हुआ है, तो सबसे सीधी-सी बात है, आप ही अपील करेंगे। इसमें अपीलेट अथॉरिटी कौन-सी है? आर्म्स एक्ट के अंदर अपीलेट अथॉरिटी नहीं बताई गई है। यहाँ बताया गया है, आप किसी भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन सिस्टम ये है कि आर्म्स एक्ट के रूल्स भी आए थे 2016 में। उनको जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जिसने भी आपका लाइसेंस सस्पेंड किया है, सपोज़ आपका लाइसेंस डी डीएम ने किया है, तो आप इसके ऊपर जो अथॉरिटी होगी, जो इसको गवर्न कर रही है, जैसे कि डिविज़नल कमिश्नर जो होगा, आप उसके पास जाइए और अपील कर दीजिए जाके। ये सीधी-सी बात है, मतलब आपको उसके ऊपर वाली अथॉरिटी के पास जाना और अपील कर देनी है। अब आगे हम लोग देखते हैं, छोटे लाल का केस हम लोगों ने पढ़ ही लिया। सेक्शन पावर और प्रोसीजर क्या है 19 से लेके 24 बी तक, इसके बाद का जो सेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट आएगा। अब देखते हैं हम लोग सेक्शन, और यहीं से हमारा जो चैप्टर 4 भी है आर्म्स एक्ट का, वो भी स्टार्ट होता है। 19 से लेके 24 बी तक का है। तो सेक्शन 19 बात करता है लाइसेंस मांगने की पावर, मतलब कि डिमांड अपने लाइसेंस के लिए आप कैसे करेंगे? डिमांड फॉर ओ आप नहीं डिमांड करेंगे, आपसे डिमांड कराई जाएगी ना। आपका तो लाइसेंस बन गया, सपोज़ आप एम्यूनेशन लेके आप एक पिस्टल लगा के बाहर टहल रहे हैं, तो पुलिस वाले ने आपको देखा, तो वो आपसे क्या करेगा? और आपसे लाइसेंस माँग सकता है। आप गन कैरी कर रहे हैं, तो कोई भी पुलिस ऑफ़िसर, ये भी नहीं है कि वो एसआई हो, एसएचओ हो, वो कांस्टेबल भी हो, तो वो आपसे कह सकता है भैया ज़रा अपना लाइसेंस दिखाओ। अगर आपने रिफ्यूज़ कर दिया, ये चलो हटो, एसएचओ को जानता हूँ मैं तुम्हारे, तो कांस्टेबल भी क्या कर सकता है, आपको लाइसेंस ना दिखाने के उसमें केस में आपका नाम और पता पूछ सकता है। अगर आपने उसे ठीक लगे तो फिर ठीक है, लेकिन वो चाहे तो अगर लग रहा है कि नाम पता भी गड़बड़ बता रहा है, लाइसेंस भी नहीं दिखा रहा है, तो आपकी गन को क्या करेगा? सीज़ कर लेगा। अरेस्ट करने की पावर है? हाँ, अरेस्ट करने की पावर है। अगर आपने नाम बताने से मना कर दिया, या पुलिस को लगता है कि झूठ बोल रहे हो, एब्सकॉन्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर पुलिस आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। ये वाला बताइए, ये थोड़ा याद आ रहा है? बीएनएसएस में ऐसा ही कुछ क्लॉज़ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट में होता है। ज़रा बताइए कौन-सा सेक्शन अब बीएनएसएस का है? वो भी पूछा ही जा रहा है। और इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है अरेस्ट का। 35 से स्टार्ट होता है अरेस्ट विदाउट वारंट, याद रखिएगा। नॉन कॉग्निजेबल वाले केस में कहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है, ये आप बताइए। ठीक है, 35 तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में बात करता है। 35 में एक नोटिस भी होता है 7 साल के लिए तक का, अगर अरेस्ट है तो वो नोटिस सर्व कराया जा सकता है। कौन सा नोटिस है? जो पहले 41 ए का नोटिस था, अब वो कहाँ है? 35(3) का नोटिस हो गया है, ध्यान में रखिएगा ये भी। ठीक है, अब वापस से इधर आते हैं। अरेस्ट का क्या सिनेरियो है? अरेस्ट अंडर सस्पिशियस और सर्कमस्टेंसेस। अभी वो अरेस्ट कर रहा था कि आप थोड़ा गड़बड़ आदमी लग रहे हो, भागने लग रहे हो, नाम पता सही नहीं बता रहे हो, इसलिए। अब वो 20 में कब अरेस्ट कर रहा है? वो 20 में तब अरेस्ट कर रहा है, कब अरेस्ट? पुलिस वाला कर रहा है। पहली बात तो शक क्या, उसको पूरा आप पे शक हो गया है। कोई इंसान है, वो आर्म्स और एम्यूनेशन को इस तरह से लेके जा रहा है जैसे अरे हम मार देंगे गोली आज, गन वन निकाल के हवा में लेके जा रहा है, दौड़ते हुए जा रहा है। जैसे कॉलेज वॉलेज में आप लोग अगर रहे हों थोड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, तो अक्सर जैसे मार वार होती है, लड़के देसी सी कट्टा निकाल लिए, बंदूक बंदूक निकाल लिए, लहराते हुए गोली मारते हुए आए, पुलिस वाले सब सामने बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है ना, देख के लग ही रहा है जाके वहाँ पूजा तो करने जाओगे नहीं। इस तरीके से लेके जा रहे हो, उसका मतलब है साफ सीधी-सी बात कि किसी न किसी को तो गोली आज मार ही दोगे। तो अगर पुलिस वाले को ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, कोई अनलॉफुल काम करने जा रहे हैं, तो फिर आपको तुरंत रोका जा सकता है। अरेस्ट कौन कर सकता है? इसमें सिर्फ़ पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। सपोज़ आपको किसी दोस्त ने फ़ोन किया, "ए भाई मार हो गई, जल्दी से आ जाओ।" ठीक है? और ज़रा सामान लगा लाना। आप जल्दी भगे, आपने निकाला एक असला आपके पास रखा था, आप लेके भगे, अब दूर थे, आपकी बाइक चली नहीं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चढ़ लिए। आप बस से आ रहे हैं, अब बस में आपको देख के आप एकदम बंदूक ही निकाल के इधर-उधर नौटंकी करते हुए आ रहे हो, तो ट्रांसपोर्ट वाला भी आपको अरेस्ट कर सकता है। आस-पास पुलिस नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्रांसपोर्ट वाले को भी पावर है कि वो आपको अरेस्ट कर सकता है, तो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं। इस केस में कौन-कौन से? जैसे रेलवे के हो गए, एयरक्राफ्ट के हो गए, या शिप पर काम करने वाले लोग हैं, ये सब अरेस्ट कर सकते हैं, वो भी
शक के हालात में, ये नहीं कि उनके पास एकदम पुख्ता सबूत हो, वारंट वारंट लेके आए अरेस्ट करें, ये सब नहीं है। सेक्शन 21 में डिपॉजिट करना है, हम लोगों ने पीछे देखा ही कि अगर आपका लाइसेंस जो है वो रिवोक हो जा रहा है तो फिर आप जाके सस्पेंड कर दिया जा रहा है तो सरेंडर कर दो। 17/10 में हम लोगों ने देखा था, कहाँ 21 में आके सरेंडर कर दो। तो डिपॉजिट कहाँ करना होते हैं आर्म्स? अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, सस्पेंड हो गया, रिवोक हो गया, तो फिर कानून के पास आप जाएंगे, और कानून मिनिस्टर कौन है यहाँ पे? जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो कानून है भाई साहब यहाँ पे। और उसके अलावा जो लाइसेंस डीलर है, इन दोनों में से किसी भी अथॉरिटी के पास जाइए और अपना असला जो है वो सरेंडर कर दीजिए। सेक्शन 22 क्या बात करता है? सर्च और सीजर की। ये कौन कराता है? मजिस्ट्रेट के द्वारा कराया जाता है। समझ सकते हैं, ध्यान रखने की जरूरत है कि मजिस्ट्रेट को लगता है, उसके पास रीजन टू बिलीव है कि किसी के पास इलीगल पर्पसेस के लिए गन है, या उस इंसान के पास गन रहना पब्लिक सेफ्टी पीस के लिए खतरनाक है, तो मजिस्ट्रेट एक्शन ले सकते हैं। मजिस्ट्रेट अपने रीजन रिटर्न में रिकॉर्ड करेंगे। अगर गन मिलती है तलाशी करने पे तो उसको सीज भी किया जा सकता है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है। सेक्शन नंबर 23 बात करते हैं सर्च कन्वेंस, मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट हैं, गाड़ियों की तलाशी की जा सकती है। इलीगल आर्म्स की स्मगलिंग रोकने के लिए मजिस्ट्रेट हो गए, पुलिस ऑफिसर हो गए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऑफिसर जो है वो क्या बोलते हैं, एम्पावर्ड है, तो वो किसी भी वेसल का, मतलब कि जहाज़ का, व्हीकल मतलब गाड़ी का, या फिर किसी भी कन्वेंस को बीच रास्ते में गाड़ी रोको करके तलाशी ले सकते हैं, और इलीगल वेपन अगर मिलता है तो उसे जब्त किया जा सकता है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही हूँ। कोई भी डाउट है अगर, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। जिसको नोट्स चाहिए वो वहाँ से जाके ले ले नंबर पे। अगर मेंस मेंटरशिप पे आपको ज्वाइन करना है तो अभी भी मौका है, सिर्फ 99 में ज्वाइन हो सकते हैं। समय जैसे ही आगे निकलेगा 2-3 दिन, सारे लेक्चर आपके पास आ जाएंगे। ये जो प्राइस है ये 99 से बढ़ के अराउंड 699 या 499 या 199 कुछ भी हो सकता है। तो अभी मौका है 99 रुपीज़ में मेंटरशिप लेने का। और यही मेंटरशिप बच्चों ने फ्री में भी अवेल करी है। जब उनसे पहले बोला गया था तो जिन्होंने फ्री में एनरोल किया उनको फ्री में भी मिली है। अभी 99 है, रेट आगे बढ़ जाएगा, तब फिर आपको दिक्कत होगी। जीएस से लेके डेली का मेंस का क्वेश्चन आपको मिल रहा है लिखने के लिए। बहुत सारी गाइडेंस होती हैं इस टाइम पे, छोटी छोटी, वो सब आपको मिलेंगी। आप उसको लेके टेंशन मत लीजिए। आपको अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कीजिए। हाँ, अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो रही है, आप एकदम फ्लो में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ्लो में पढ़िए, उसको मत तोड़िए। मेन रीज़न यही है कि आपका जो फ्लो है तैयारी का वो टूटना नहीं चाहिए। सेक्शन नंबर 24 बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के सीजर पावर की। मतलब कि 24 के अंदर बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, उसके पास स्पेशल एग्जीक्यूटिव पावर है। अगर सरकार को लगता है कि पब्लिक पीस बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो किसी भी इंसान के आर्म्स को सीज करा सकती है, डिटेन करने का ऑर्डर दे सकती है कि इनको ज़रा डिटेन करो। इसके अलावा चाहे उस इंसान के पास वैलिड लाइसेंस हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें सीज कराई जा सकती हैं। सेक्शन 24A और 24B क्या बात करता है? कोई भी ऐसी जगह डिस्टर्ब एरिया है, अशांत प्लेसेस हैं, वहाँ पे स्पेशल रूल्स कौन बनाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। सिविल अनरेस्ट है, दंगे होने की संभावनाएं हैं, कोई भी इंसर्जेंसी होने की संभावनाएं हैं, तो फिर क्या किया जाएगा? ऐसे एरियाज़ में लाइसेंसिंग वाला जो प्रोसेस है उसको तुरंत रोक दिया जाएगा। कौन रोकेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट रोकेगी किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया में। 24A के अंदर बताया गया है पोजीशन पर रोक, मतलब कि नोटिफिकेशन जैसे ही किसी एरिया को हमने डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया, लाइसेंस पर रोक लगाई, फिर क्या होगा? उस एरिया में जितने भी स्पेसिफाइड आर्म्स रखे हुए पोजीशंस हैं वो सारे इलीगल हो जाती हैं, मतलब आपको सरेंडर करना है। जो लोग पहले से ही गन्स लॉफुली रख रहे थे उनको क्या करना है? सेक्शन 21 में जाना है और अपने आर्म्स को सरेंडर कर देना है। सेक्शन 24B क्या बात करता है? पब्लिक प्लेस में ले जाने पर अगर आप आर्म्स लेके जा रहे हो तो उस पे रोक लग जाएगी। डिस्टर्ब्ड एरिया के किसी भी पब्लिक प्लेस पर, मतलब कि सार्वजनिक स्थान पर अगर आप आर्म्स लेके जा रहे हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्यवाही कर दी जाएगी, क्योंकि ये सब प्रोहिबिटेड है, मना किए जा चुके हैं। इन एरिया में जाके आपको कोई भी नाटक नौटंकी नहीं करनी है। अब हम लोग देखते हैं कि, मतलब ये समझिए सेक्शन 24, 24A और 24B इमरजेंसी के, दंगों के, ऐसी वाली स्थिति में पब्लिक सेफ्टी को लेकर सरकार के द्वारा जो
बड़े हथियार हैं या नॉर्मल एम्यूनिशंस हैं, उन सब के ऊपर बैन करने के ऊपर बात करता है। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक सब आपको समझ में आ गया होगा। अब सेक्शन 25 देखते हैं, सबसे खतरनाक सेक्शन यही है और सबसे कोर जो है उसका, वो भी यहीं से हमको देखने को मिलता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाना एकदम संभावित है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन सेक्शन नंबर 3 हो गया, 5 हो गया, 25 हो गया, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है। 25 में क्या बात है, अगर आपने सेक्शन 5 को फॉलो नहीं किया तो 25 एक ए में बताया गया है 7 साल तक का पनिशमेंट होगा और आपको फाइन देना पड़ेगा। सेक्शंस, ये टेबल आपको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको ही याद करनी है, इसमें कुछ समझाने वाला कुछ खास है नहीं ऐसा। तो अगर आपने सेक्शन 6 को फॉलो नहीं किया तो 25 एक बी में आपको 7 साल का पनिशमेंट होगा। अगर आपने प्रोहिबिटेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया, मतलब 10 में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का परमिशन मिल रहा था, अगर आपने 11 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोहिबिशन था उसको फॉलो नहीं किया तो 25 एक बी के अंदर 7 साल का, 7 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट है इन तीनों में। इसमें भी लाइफ है, इसमें भी लाइफ है, इसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, प्लस फाइन है। सेक्शन 7 ने मतलब जो प्रोहिबिटेड आर्म्स थे, अगर आपने वो प्रोहिबिटेड आर्म्स रखे, ठीक है, उसको ब्रीच किया तो फिर 25 एक ए में 7 साल से लेकर 14 साल तक का आपको पनिशमेंट होगा। कोर्ट रिड्यूस कर सकती है 7 साल से लेके कम पनिशमेंट, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल रीजंस देने पड़ेंगे। टेकिंग फायर आर्म्स फ्रॉम पुलिस आर्म फोर्सेस बाय फोर्स, सेक्शन 25 एक ए बी में 10 ईयर्स टू द लाइफ तक का पनिशमेंट आपको देना पड़ेगा। ये 1919 में हमने, वो 1919 बता रहे हैं, 2019 में डेंजरस कैटेगरीज में इसको हम लोगों ने ऐड किया था। ठीक है। ये मतलब क्या, टेकिंग फायर आर्म से आप मतलब समझ क्या रहे हैं? टेकिंग फायर आर्म से मतलब ये है कि सपोज पुलिस वाला आया आपको अरेस्ट करने, आपने पुलिस वाले से कहा वो देख कबूतर, पुलिस वाला देखने लगा कबूतर, आपने उसके हाथ में गन थी, आपने उसकी गन ली, चुरा छिना ली, ठीक है, और फिर वही गन उसको दिखा के आप वहां से भाग लिए। तो टेकिंग फायर आर्म्स फ्रॉम पुलिस मतलब आपने पुलिस वाले से हथियार छिना लिया, तो इसको सीरियस ऑफेंस रखा गया और 10 साल के लिए मिनिमम 10 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का पनिशमेंट दिया गया। ए बी में कब ऐड हुआ? 2019 में ऐड हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेल प्रोहिबिटेड आर्म्स अम्यूनिशन इन ब्रीच ऑफ सेक्शन 7, सेक्शन 25(1) 10 ईयर्स टू लाइफ प्लस फाइन का पनिशमेंट यहाँ पे ऐड किया गया। इसके बाद 25 एक ए में क्या हुआ? ट्रिपल ए में क्या है? पोजीशन कैरिंग इन ब्रीच ऑफ सेक्शन 24(a) 24(b) डिस्टर्ब एरिया, इन सब में अगर आप डिस्टर्ब एरिया में असला लेके टहल रहे हैं तो भी आपको 7 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होगी। वैलिड लाइसेंस में नॉट हेल्प, आपके पास वैलिड लाइसेंस है कि नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा ही कि आपके पास जो भी लाइसेंस होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। 25 एक बी भी इम्पोर्टेंट है, ये बताता है कि अगर आपने अनलॉफुल पोजेशन कैरी किया, ट्रांसपोर्ट किया, कोई भी मतलब सेक्शन 3 4 8 9 10 11 वाला, या फिर आप फेल हो गए डिपॉजिट करने में अपना लाइसेंस, तो फिर 2 से 5 साल तक के लिए फाइन रिड्यूस है बिलो 2 ईयर्स, लेकिन एडुकेट स्पेशल रीजंस मजिस्ट्रेट को लिख के देने पड़ेंगे। सेक्शन 25 के सब सेक्शन 6 से लेके 8 तक क्या बात करते हैं? अगर आप कोई ऑर्गेनाइज क्राइम, इलिसिट ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग टू ऑर्गेनाइज क्राइम या फिर किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो 10 ईयर्स से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का और फाइन हो सकता है आपको। 2019 में इसको ऐड किया गया था। सेक्शन 25(9) क्या बात करता है? अगर आपने सेलिब्रेटरी गन फायर मारी, मतलब कि अगर आप मुन्ना भैया निकले तो आप शादी में गए, आपने बढ़िया, आप वहाँ से टहल रहे थे, बारात बगल में बारात न थी, आपने कहा जाके नाच लेते हैं, आप नाचने गए, आपने एक राउंड फायर मार दिया, अभी गोली लगी नहीं किसी को, आपने फायर कर दिया बस, तो केवल आपने सेलिब्रेटरी गन फायर किया है तो 2 साल तक का पनिशमेंट और 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। ये पनिशमेंट या दोनों को मिलाया जा सकता है, फाइन और पनिशमेंट। हाँ, अगर डेथ कॉज हो जा रही है तो फिर पनिशमेंट चेंज हो जाएगा, तब 2 ईयर का नहीं रहेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में अर्जुन की कहानी में देखा था ना, उसके दोस्तों ने कहा था कि भैया जरा शूट कर दो, एकदम भौकाल टाइट हो जाएगा, तो ये सब नहीं करना होता है। सेक्शन 26 सीक्रेट कंट्रावेंशन कंसीलमेंट ड्यूरिंग सर्च, अगर आपने अपना हथियार, पुलिस वाले आए, आपने छुपा कर रख दिया, आपने कंसील कर लिया सर्च के टाइम पे, तो अप टू 10 ईयर्स तक का आपको पनिशमेंट हो सकता है। सेक्शन 28 से 33 क्या बात करता है?
रेजिस्टिंग अरेस्ट, अगर आपने अरेस्ट को रेजिस्ट किया, पुलिस वाले पकड़ने आए थे, आप उनको टॉय गन दिखा दिया, फायर आर्म दिखा दिया, कुछ भी दिखा दिया, उससे रेफरेंस में इलीगल परचेज है, डिलीवरी है, लाइसेंस है, ब्रीच रिपीट ऑफेंस कर रहे हैं आप, कन्फिस्केट हुआ द कंपनी के ऑफेंसेस, वो यहाँ पे डील किए जाते हैं। वो हम लोग देखते हैं डिटेल से कि वो सब क्या है। जैसे कि अगर आप 28 की बात करते हैं, तो 28 में अगर आपको अरेस्ट करने के लिए कोई आया था, अब वो अरेस्ट करने जो आपको आया है, तो आपने अपनी अरेस्ट बचाई। अरेस्ट कैसे बचाई? आपने क्या किया कि आपने उसको नकली गन दिखा दिया, आपके पास कुछ भी पड़ा था, आपने उसको इंटीमेट किया कि ये जो है फायर आर्म्स है। तो ऐसा करके अगर आपने अरेस्ट से अपने आप को बचाया, तो 7 साल तक की सज़ा और जेल हो सकता है। नकली गन है इसमें, ये भी बात याद रखिएगा। इस सेक्शन की सबसे ख़ास बात यही है कि अगर आपने अरेस्ट से बचने के लिए पुलिस को नकली गन भी दिखाई, तो भी आप अरेस्ट हो जाएँगे। ये ध्यान दीजिएगा, नकली गन दिखाई अरेस्ट से बचने के लिए, मतलब कोई और तरीका भी अगर आपने रेस्ट में किया तो भी यहाँ आएगा, लेकिन नकली गन तो स्पेसिफिकली यहाँ कवर हो रही है, इसको ध्यान में रखिएगा। सेक्शन 29 बात करता है, अगर किसी गलत आदमी से आपने गन खरीद लिया, मतलब जो कि परमिटेड ही नहीं था, उसके पास लाइसेंस की पावर ही नहीं थी, उसका कोई हक ही नहीं था, आपने उससे वो गन खरीद ली जानते हुए, तो फिर आपके खिलाफ सज़ा हो जाएगी आपको। कितने दिन की आपको सज़ा होगी? आपको 3 साल तक की सज़ा होगी इसमें। इसके अलावा फ़ाइन भी हो सकता है। अब इसके बाद जो हमारा सेक्शन बात करता है, वो सेक्शन है सेक्शन 30। सेक्शन 30 बात करता है रेसिडुअल पेनल्टी, मतलब कि जो बची-खुची हैं, जो कि यहाँ पे कवर नहीं हो रही हैं, वो यहाँ पे कवर होंगी। कोई ऐसी चीज़ है छोटी बहुत, कोई रूल था, कोई आपके ऊपर कंडीशन इम्पोज़ करी गई थी कोर्ट के द्वारा, वो आपने तोड़ दिया, तो फिर या फिर जो भी यहाँ नहीं कवर होगा, वो सब यहाँ कहाँ कवर होगा? 30 में कवर होगा। अब यहाँ पे सज़ा कितनी है? मैक्सिमम 6 मंथ तक की जेल होगी, और फाइन आपका 2000 रुपए तक का फाइन हो जाएगा। सेक्शन 31 बात करता है हैबिचुअल ऑफेंडर्स की, जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स होंगे, उनको अरेस्ट कहाँ किया जाएगा? 31 में। और इनका ऑफेंस अगर एक ही बार-बार ऑफेंस कर रहे हैं, तो ऑफेंस इनका डबल कर दिया जाएगा, बात इतनी सी। सेक्शन 32 क्या बात करता है? कोर्ट के बारे में, कोर्ट जब्ती जब कराएगा, कोर्ट जब्ती जब कराएगा, कोर्ट कन्फिस्केट कब कराएगा, ये पावर कहाँ होती है? ट्रायल खत्म होने के बाद, अगर आर्म्स एक्ट में हुआ, तो फिर सेक्शन 32 बताएगा, कोर्ट आरोपी के आर्म्स एक्ट में जो अगर कोई दोषी पाया जा रहा है, तो फिर कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन होता है कि वो उस इल्लीगल गन या एम्यूनेशन को हमेशा के लिए अपने पास सील पैक कर ले, मतलब जब्त कर ले। यहाँ तक कि अगर वो किसी गाड़ी के अंदर पाया गया था, किसी वेसल में पाया गया था, किसी डिब्बे में रख के लाया और छुपाई हुई थी उसने गन, तो उसको भी कोर्ट जमा कर सकती है। इसका एक एक्सेप्शन है, कि एक्सेप्शन ये है, अगर अपर कोर्ट में गए, मतलब अपीलेट कोर्ट में गए, और वहाँ पे सज़ा को ही रद्द कर दिया गया, तो ये कन्फिस्केशन भी खत्म हो जाएगा। सेक्शन 33 बात करता है ऑफेंस कंपनीज़ के द्वारा, मतलब कि अगर आप ये समझिए, कोई बहुत बड़ी-सी कंपनी है, वो साइड में ये भी काम कर रही थी कि वो इल्लीगल ट्रैफिकिंग कर रही थी आर्म्स के, एम्यूनेशन के, तो उसको भी यहाँ धरा जा सकता है, उसके खिलाफ भी यहाँ पे सज़ा हो सकती है। ये सेक्शन नंबर 33 बहुत पावरफुल वो सेक्शन है, कि कंपनीज़ को भी यहाँ पे हम सीधे टारगेट कर रहे हैं। आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप इल्लीगल गन्स का धंधा कर रहे हैं, तो इन सब रजिस्टर्ड कंपनीज़ या फर्म को भी हम लॉ के परव्यू में ले आते हैं, वाइकेरियस लायबिलिटी के अंतर्गत लाएँगे। डिफेंस सिर्फ़ इतना ही है कि वहाँ के जो मैनेजर हैं, सीईओ हैं, पर्सन इंचार्ज हैं, वो बताएँ कि सब कुछ ड्यू डिलिजेंस से हो रहा था, उनको ये बात की खबर नहीं थी, सब कुछ फेक में था। जब वो ये उनको कोई भी नॉलेज नहीं थी, यही 3 पॉइंट 2 पॉइंट होते हैं उनके पास, अगर उन्होंने साबित कर दिया, तो बात खत्म हो जाएगी, अगर साबित नहीं कर पाए, तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको सज़ा हो जाएगी। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 25 और 27 के बीच में, हम लोगों ने पोज़ेशन वाले रूल डिस्कस ही कर लिया। 25 में क्या होता है? 25 में ये होता है कि सीधी-सी बात है, आपके खिलाफ पोज़ेशन में वेपन पाया गया। लेकिन 27 में क्या है? 27 में ये है कि आपने उस जो वेपन आपके पास मिला है, आपने उसका इस्तेमाल किया, मतलब शूट किया है। वेपन का इस्तेमाल जब आप कर लेते हैं, तो आप सेक्शन 27 में आ जाते हैं। पेन कहाँ गया? आपने यूज़ कर दिया, आपने फायर कर दिया, सेक्शन 27। सेक्शन 25 में आपके सिर्फ पोज़ेशन में है। तो जब पोज़ेशन में है, तो 25-27 जब आपने यूज़ कर लिया। तो ऑर्डिनरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, टेबल आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 7 से 14 साल तक के लिए, और सबसे लास्ट में डेथ क्लॉज़ वाला सिनेरियो है ही नहीं, इसमें प्रोहिबिटेड आर्म्स हैं। यहाँ पे 7 ईयर टू लाइफ़ है, ये पनिशमेंट हम लोग, आप लोग एक बार देख लीजिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, अब इसमें सब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 34 से लेके 36 तक देखते हैं।
34 से लेके 36 तक, 34 से लेके 46 तक मिसलेनियस प्रोविजंस हैं। क्या क्या प्रोविजंस ये बोलते हैं, बात करते हैं। तो 35 बताता है जॉइंट लायबिलिटी के बारे में, वेयर आर्म्स एंड एम्यूनेशन आर फाउंड इन द जॉइंट प्रेमाइसेस और व्हीकल, मतलब कि जॉइंट प्रेमाइसेस में आर्म्स मिले हैं, तब फिर क्या किया जाएगा, तब फिर ये किया जाएगा कि जिसके जिसके नॉलेज में थे, कंट्रोल में थे, उन दोनों के ऊपर केस एक साथ में चलाया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 30 ये बताता है कि आर्म्स एक्ट में पुलिस बिना वारंट, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। सैंक्शंस किस पे हैं, प्रायर सैंक्शन और डीएम है, मैंडेटरी है। आपको सेक्शन 3 में कोई भी केस रजिस्टर करने के लिए आपको सेक्शन 39 में प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा, किससे, एडीएम से। सेक्शन 42 वर्सेस 45 ये वैसे तो कोई ऐसा सेक्शन वाला नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों जब मेंस का बैच भी चल रहा था, जो पेड कोर्स में बच्चे थे वो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, इसीलिए इसको इस तरीके से बनाया मैंने। 42 सीधी सी बात करता है कि जैसे अभी इंसानों की जनगणना हो रही है, ठीक है, वैसे ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किस जगह पे कितने वेपन्स हैं, कितने फायर आर्म्स हैं, वो उसकी जनगणना करा सकती है। 42 सीधी सी बात करता है। 45 बात करता है कि कहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, मतलब पुलिस वालों पे, आर्म फोर्सेस पे, पब्लिक सर्वेंट जो ड्यूटी पे हैं, सर्टेन मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, एंटीक्स हैं, एंटीक मतलब कोई समझिए पुरानी गन है, अब वो चलने की स्थिति में नहीं है, उस पर आर्म्स एक्ट लगा के क्या फ़ायदा, वो सिर्फ देखने के लिए शो पीस है, उसकी अनसर्विसेबल है, वो रिपेयर नहीं हो सकती। एनसीसी राइफल क्लब है कोई, तो इन सब के ऊपर एग्जेम्पशंस हैं, ये सारे एक्ट अप्लाई नहीं होते हैं। गनवंत लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है कि पोजीशन जो होनी चाहिए वो कॉन्शियस पोजीशन होनी चाहिए, केवल फिजिकल कस्टडी की बात नहीं है, आपको पता भी होना चाहिए आपके पास गन है। संजय दत्त का केस भी हम लोगों ने डिस्कस किया, टेम्परेरी पोजीशन थी लेकिन उनको नॉलेज थी, इसलिए उनका केस रद्द नहीं किया गया। धनवंत लाल वेरी इंपॉर्टेंट, रिशेल जोएल ऑसरन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। बॉम्बे हाई कोर्ट का अनकॉन्शियस पोजीशन ऑफ वन कार्ट्रिजेस विदाउट नॉलेज फायर आर्म कैन बी कॉज, मतलब कि उसको अनकॉन्शियस पोजीशन था, उसके पास पोजीशन थी, उसको पता नहीं था, वो भी क्या मिला था, उसके पास से बुलेट का एक शेल मिला था। तो कुल मिला के बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया, इस केस को रद्द कर दिया, क्वैश कर दिया भाई यार। चंद्रकांत हरगोविंद दास का केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश का जो केस हम लोगों ने देखा था उसको इसी ने ओवर रूल किया है। इन्होंने कहा है कि फंडामेंटल राइट नहीं है, क्या नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, आपको आर्म्स रखना ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। तो आपको जो गणेश के केस में बोला गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि आर्म्स रखना एक फंडामेंटल राइट है, 3 महीने तक डीएम ने कुछ भी नहीं किया, तो मतलब इम्प्लाइड कंसेंट है, वो सब खारिज कर दिया गया। चंद्रकांत ज़्यादा तेज हो गया थोड़ा, चंद्रकांत हरगोविंद दास शाह के केस में वर्सेस डीसीपी। छोटे लाल पचौरी का केस अभी हम लोग 3-4 स्लाइड पहले पीछे देखे हैं। रिफ्यूज़ल ऑफ लाइसेंस, मतलब कि अगर डीएम जो है वो लाइसेंस रिफ्यूज़ कर रहा है तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ रीज़न जो है, वैलिड रीज़न, केवल मेरा मन नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारी जान कतई खतरे में नहीं हो सकती, तुमको कौन मारेगा, ऐसे सारा रीज़न देख के नहीं, वो सारी वैलिड चीज़ें देख के रिकॉर्ड करेगा। मेहताब सिंह का जो है वो भी यहाँ पे अप्लाई होता है। सैंक्शन अंडर 39 जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि डीएम का सैंक्शन जरूरी है सेक्शन 3 के केसेस में, वो होना ज़रूरी है, अगर आपने वो नहीं किया तो फिर केस जो है वो वैलिड नहीं होगा। क्रिटिकल एनालिसिस, स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम और रिफॉर्म्स, चैलेंजेस पढ़ लीजिएगा। स्ट्रेंथ क्या क्या है हम लोगों को पता ही है, कंप्लीट लाइसेंसिंग होगी, प्रोहिबिटेड आर्म्स की कैटेगरी डाली गई, सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं ताकि जल्दी अरेस्ट किया जा सके। डिस्टर्ब्ड एरिया के लिए अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, तो सारे काम वो मैनेज कर पाए। 27(3) में स्ट्रॉन्गेस्ट डेटरेंट है, लाइफ से लेकर डेथ तक का पनिशमेंट है। 2019 के अमेंडमेंट ने मॉडर्नाइज किया कोर रूल, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं सारी चीज़ें। पुलिस का मिसयूज़ रिस्क है काफ़ी, कॉन्शियस पोजीशन के ऊपर आपके बैग में लाके किसी ने कुछ डाल दिया है, आपको कॉन्शियस पोजीशन प्रूफ करना है, तो थोड़े थोड़े रिस्क हैं। आंसर के कंक्लूजन में आप ये लाइन यूज़ कर सकते हैं, द आर्म एक्ट इज़ अ ग्रेजुएटेड फ्रेमवर्क लाइसेंसिंग फॉर ऑर्डिनरी सिविलियन फायर आर्म्स। आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा सारा, अगर नोट्स परचेज़ करेंगे तो वो सारी चीज़ें तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली मिल ही जाएँगी, नहीं परचेज़ कर रहे हैं तो यहाँ से सारी चीज़ें कर लें।
कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, जैसे मैनेज कर पाइए वैसे करिए, खरीदने हैं खरीदिए, ज़्यादा महँगे नहीं, 39 रुपीज़ के आर्म सेट के नोट्स हैं, बहुत कॉस्टली वैसे तो नहीं है, जिस हिसाब से मटेरियल अवेलेबल है। और बाकी कोचिंग्स ने भी कितना क्या सपोर्ट किया है इसमें सुनने में आता है, तो ठीक है, आप लोग यहाँ से पढ़िए, आराम से पढ़िए जब तक कंप्लीट नहीं होता। आपका मेंस भी निकलेगा, सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से पढ़िए, चिल करिए, आंसर ज़रूर रोज़ प्रैक्टिस करिए। फ्लो चार्ट देखते हैं सेट का। सबसे पहले क्लासिफाई किया जाएगा कि आर्म्स है, फायर आर्म है, प्रोहिबिटेड आर्म है, एम्यूनेशन है। उसके बाद अथॉरिटी किसकी है, लाइसेंस कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या-क्या पार्ट है, डिस्टर्ब्ड एरिया में नोटिफिकेशन कौन दे रहा है, आइडेंटिफाई करना, एक्ट एक्वायर किया, पजेस किया, कैरी किया, मैन्युफैक्चर किया, क्या किया है आपने, अप्लाई कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है इनमें से। उसके बाद प्रोसीजर हम लोग देखेंगे। ये सारे मेन कीवर्ड्स हैं। आर्म सेट क्लियर रख लीजिए, किसी भी आंसर में जहाँ जगह मिले वहाँ पे टिका दीजिएगा। इसी के साथ आर्म सेट का लेक्चर ख़त्म हो गया। अपने आप सारे मस्ट रिवाइज करने वाला पार्ट ये है। नोट्स के लिए नंबर ये रहा, जिसकी जैसी समस्या हो संपर्क कर लीजिए, समाधान अगर हो रहा होगा तो कर दिया जाएगा। अगर मेंस मेंटरशिप ज्वाइन करना है, अभी 99 है, आने वाले दिनों में इसके रेट्स बढ़ जाएंगे। नोट्स अभी लेने हैं तो मैसेज कर दीजिएगा। अब अराउंड 12 सब्जेक्ट्स के नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप लोग चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। हर हर महादेव और ऑल द बेस्ट।